कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में अब हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की। पुनर्बलन कौशल क्या होता है ये आप सब जानते हैं। पुनर्बलन क्या होता है कि शिक्षकों के द्वारा ऐसी क्रियाएं करना जो कि छात्रों को प्रतिक्रियाएं करने के लिए या अनुक्रियाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो पुनर्बलन होता है। यानी कि आप जब क्लास में एक शिक्षक के द्वारा जब बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में कोई बात कही जाती है, कोई शब्द बोले जाते हैं, तो उससे विद्यार्थी प्रोत्साहित होते हैं। तो ये जो प्रोत्साहन स्वरूप जो बोले गए वाक्य हैं वही पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये भी आप जानते हैं। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, है ना। सकारात्मक होता है पुनर्बलन, उसको धनात्मक पुनर्बलन भी कहा जाता है, उसको उसको विधेयात्मक पुनर्बलन भी कहा जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी कहते हैं इसको। और इसी तरह से दूसरा ऋणात्मक होता है या नकारात्मक होता है, और नेगेटिव इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। अब जो पहला जो है या सकारात्मक या पॉजिटिव जो पुनर्बलन होता है, उसमें अधिगमकर्ता को कुछ दे करके प्रोत्साहित किया जाता है। अब देना क्या, क्लास के अंदर शिक्षक क्या देगा उसको, पैसा देने से तो रहा उसको, है ना। तो देना क्या है उसको, तो जहां पर देने की बात आती है तो विद्यार्थियों के व्यवहार को वो अच्छा बनाने के लिए, उनको और अधिक उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षक के द्वारा शाबाश, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है ना, एकदम ठीक बोला, करेक्ट बोला, इस प्रकार से हम उसको क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। यानी कि वो जैसे ही हमें प्रश्न का आंसर देता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना, वेरी गुड, जो हम ये कहते हैं शाबाश, इसके लिए ताली बजा दो, ये हम जो कहते हैं, इस तरह की जो बात होती है ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आती है, जो कि उस विद्यार्थियों को तो प्रोत्साहित करती ही करती है, साथ में अन्य विद्यार्थियों को भी उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये जो होता है वो सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। और ये जो पुनर्बलन होता है ये वाचिक है, क्योंकि हम मुंह से बोल रहे हैं, है ना, वाणी के द्वारा हम पुनर्बलन दे रहे हैं उसको, तो ये वाचिक हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब विद्यार्थी को उत्तर देता है तो टीचर क्या करता है, उसके सही उत्तर पर मुस्कुरा देता है, चल ठीक है ना, या फिर सिर हिलाकर, हाँ, करते हैं हम, हाथ का संकेत दे करके, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार के जब हम पुनर्बलन देते हैं, यानी कि बिना वाणी का प्रयोग किए होते हुए हम जब सकारात्मकता के रूप में उसके साथ संकेतात्मक बात करते हैं, तो ये हमारा होता है शरीर के द्वारा दिया गया पुनर्बलन, शारीरिक पुनर्बलन, है ना, ये इसको कहते हैं हम। और इसके पीछे छात्रों को ये अवगत कराना होता है कि उसका उत्तर जो होता है वो उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ये उसको दिखाना है। और दूसरा जो आता है वो हम आता है हमारा कि जो छात्र गलत उत्तर दे रहा है या उसका जो अवांछित व्यवहार है, उसको दूर करने के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है ना। या तो उसने कोई गलत व्यवहार कर रहा है हमारे साथ में, जैसे जो कि क्लास के अंदर उसको व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, इस प्रकार का अगर कोई व्यवहार कर रहा है, या ये उस पाठ की क्या कहते हैं, उसकी गंभीरता को समझ ही नहीं रहा है, और वो क्लास के अंदर ऊटपटांग हरकतें कर रहा है या इस तरह की कोई भी चीजें कर रहा है, तो वहां पर उसको नकारात्मक पुनर्बलन देना जरूरी होता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन देकर के उसके अवांछित व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो वहां पर ऐसा नहीं है, ये गलत है ना, नकारात्मक में नकारात्मकता की स्थिति में सिर हिला देते हैं कि नहीं ये नहीं है, बेकार है, गलत है ना, ऐसे शब्द का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। हाथ से उसको कुछ नहीं बोला तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हाथ में बैठ जाते हैं कि बैठ जा, संकेत दे देते हैं कि बैठ जा, कुछ नहीं किया तूने, है ना। तो इस प्रकार की हम करते हैं, तो ये जो व्यवहार होते हैं ये कहते होते हैं, ये आपके नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मकता को दिखाते हैं शिक्षक की। और वो इससे क्या होता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विद्यार्थी उस प्रकार के गलत व्यवहार को करने के प्रति उसकी संभावना कम हो जाती है कि वो उस प्रकार के गलत व्यवहार ना करे, है ना। जब आप उसको उपेक्षा देते हैं, आप उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, या आप उसको किसी तरह की सजा देते हैं, या आप उसको क्लास के अंदर डांट देते हैं, या आप बिल्कुल पूर्ण रूप से उसको उपेक्षित कर देते हैं कि ये बिल्कुल बेकार, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी जब स्थिति होती है तो वो उसके लिए नकारात्मकता स्थिति आ जाती है। तो वो ऐसे व्यवहार को करने से क्या करेगा, वो बचने की कोशिश उसकी हो जाती है, ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि वो इस प्रकार के व्यवहार वो नहीं करेगा। अब हम जब इसके महत्व की बात करें, पुनर्बलन क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका, तो सबसे पहले तो पुनर्बलन देने से अधिगम में रुचि होती है विद्यार्थियों की,
कि आप पुनर्बलन दे रहे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी और अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करता है वो। फिर अधिगम जो होता है विद्यार्थी का वो स्थायी होता है, उसका ज्ञान स्थायी होगा, उसको सही पुनर्बलन मिलेगा तो, है ना? तो ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है। छात्रों को नया कुछ करने की उसको प्रेरणा मिलती है, उसको उन चीज़ों से नई कुछ सीख सके, नए और नया कुछ करके ला सके, उसके लिए उसको प्रेरणा मिलती है उसको। फिर पाठ्य वस्तु का वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कर सके, इसके लिए होता है ये पुनर्बलन। उसके विद्यार्थियों के आत्मबल में वृद्धि होती है इससे, क्योंकि वो बता रहा है सारी चीजें, तो उसको लग रहा है उसको जब सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, प्रशंसा के रूप में जब क्लास में उसकी प्रशंसा हो रही है ना, उसके सब सब बच्चों के सामने जब किसी बच्चे की छात्र की प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है, तो उसको लगेगा ना कि मुझे मैं अच्छा हूँ, तो उसके आत्मबल में भी वृद्धि होती है और अधिक पढ़ने का प्रयास करता है वो। विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्बलन होता है, छात्रों में उत्साहवर्धन करने के लिए होता है, फिर अधिगम में तत्परता लाने के लिए कि विद्यार्थी और तत्पर होकर के अधिक होकर के सुन सके, इसके लिए प्रोत्साहन होता है, और छात्रों में सक्रियता लाने के लिए और अधिगम में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, इसके लिए हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, कि जिससे विद्यार्थियों को जब यथा समय उचित उनको अगर पुनर्बलन मिलता है तो विद्यार्थी का अधिगम जो होता है वो स्थायी होता है और वो और अधिक अधिगम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अब जब हम इसकी सावधानियों की बात करते हैं कि पुनर्बलन देते समय में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो उसमें एक तो जहाँ जैसा है उसके अनुसार उसको उचित पुनर्बलन मिलना चाहिए, है ना? प्रश्न कुछ भी हो और आपने बहुत अच्छे से उत्तर पुनर्बलन दे दिया, या प्रश्न बहुत कठिन है, आपने बहुत नॉर्मल सा पुनर्बलन दे दिया, ऐसा नहीं। जैसा प्रश्न का स्तर, उसके अनुसार पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। हर प्रश्न के ऊपर पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए। जितने प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या था? बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या इसने क्या किया था? बहुत अच्छा। नहीं, हर बार हर प्रश्न के ऊपर पुनर्बलन देना जरूरी नहीं होता है। जहां पुनर्बलन की आवश्यकता है, उसी प्रश्न पर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। फिर पुनर्बलन किसी छात्र विशेष तक ही सीमित नहीं होना चाहिए कि केवल यही छात्र है और इसी को पुनर्बलन मिलेगा। जो भी छात्र उत्तर दे रहा है, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार सभी को उस स्तर के अनुसार पुनर्बलन मिलना चाहिए। और सही उत्तर मिलने पर, श्रेष्ठ उत्तर मिलने पर, उचित प्रतिक्रिया होने पर ही पुनर्बलन मिलना देना चाहिए, ये भी जरूरी होती है, आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए क्लास के अंदर एक शिक्षक के द्वारा। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो, तब तक नकारात्मक पुनर्बलन से उसको बचना चाहिए उसको। फिर पुनर्बलन देते समय में विविधता होना बहुत जरूरी है। हर प्रश्न के लिए शाबाश 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 नहीं, क्या बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा इसके लिए क्लिप कर दो आप, ये कर दो, है ना? इस प्रकार से पीठ थपथपा करके आपने दे दिया, कहीं मुस्कुरा करके दे दिया, कहीं सिर संकेत हिला करके दिया। अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से अलग उत्तर। प्रश्न पूछ लिया, हमारे देश का क्या नाम है? 8वीं क्लास के बच्चे को प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे देश का क्या नाम है? वो बोला भारत। बहुत अच्छा, शाबाश, बैठ जा। नहीं, ये प्रश्न प्रश्न ही गलत है। और यहाँ पर आप उसको इस तरह का पुनर्बलन देंगे तो वो पुनर्बलन बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता है किसी भी रूप में, है ना? तो प्रश्न की भाषा किस स्तर का प्रश्न है, कैसा है, बिल्कुल एक छोटे से नर्सरी क्लास का बच्चा आ रहा है, उसको अगर आप पूछते कि हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, और वहां पे वो बच्चा हमारे देश के गृह मंत्री का क्या नाम है, और वहां पे बच्चा उन चीजों का उत्तर देता है, तो वो पुनर्बलन का अधिकारी है? तो छोटा सा है, फिर भी वो इन चीजों की जानकारी रख रहा है। लेकिन आप इस इतने बड़े स्तर पे आकर के आप ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछोगे, हमारे देश की राजधानी क्या है, और आप उसको फिर पुनर्बलन दे रहे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, है ना? तो ये जो होता है, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना कि पुनर्बलन में विविधता होनी चाहिए, लेकिन यथास्थान यथा समय उपयुक्त पुनर्बलन देना जरूरी होता है। पुनर्बलन देने में कृत्रिमता या बनावटीपन नजर नहीं आना चाहिए। दिल से, मन से पुनर्बलन देना चाहिए। उसको केवल औपचारिकता निभाने के लिए पुनर्बलन नहीं देना है। मुंह पे तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मुंह पे घुस आ रहा है कि यार क्या फंसे हुए हैं कि कहाँ दे रहा, बहुत अच्छा, सुंदर, बैठ जा, शाबाश। नहीं, मन से खुश होकर के उसके उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए आपकी वाणी में भी उत्साह होना, झलकना जरूरी है कि आपने उसके उत्साह से, उसके उत्तर से खुश हुए हैं और आप उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, तो आपकी वाणी में भी वो उत्साह नजर आना चाहिए। तो उसके उस प्रकार से इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से उसको पुनर्बलन देना चाहिए उसको। फिर उन पुनर्बलन सभी छात्रों को समान रूप से दिया जाना चाहिए, तो मैंने कहा था आपको। उसकी अनुक्रिया पर तत्काल
पुनर्बलन मिलना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि अभी उसने उत्तर दे दिया फिर 3 घंटे बाद बोलेगा बहुत बढ़िया, नहीं, वो तो उसी समय मिलना चाहिए उसको, पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए उसको। और अगर छात्र विशेष को उसके नाम से संबोधित करके अगर पुनर्बलन दिया जाता है तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आपको विद्यार्थियों का नाम पता है और आप उसके आधार पर उसको पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके हम घटकों की बात करें कि घटक क्या है इसमें, कि सबसे पहले तो वो शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना उसका, है ना, कि शब्दों के द्वारा वो पॉजिटिव दे, वाचिक रूप से एकदम सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा, इस प्रकार से ठीक है ना, इस तरह से उसको देना। अशाब्दिक रूप से धनात्मक पुनर्बलन देना, सिर हिला करके, मुस्कुरा करके, संकेत करके बैठ जाना, बहुत अच्छा है आपने, है ना, तो संकेतात्मक पुनर्बलन, तो ये अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन हुआ हमारा। उसके बाद में अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन, अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन में आप गर्दन हिला करके, नहीं करके, गुस्सा करके, है ना, उसको बिल्कुल उपेक्षित करके इस प्रकार का जवाब दे तो अशाब्दिक हो गया। लेकिन शाब्दिक रूप में नहीं, तुमने गलत कहा, ये उत्तर इसका सही नहीं है, इस प्रकार से बोलना, ये शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। तो इस प्रकार के पुनर्बलन, इस चीज को ध्यान में देना, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन देना उसको, है ना, इस चीज को देखना कि वो अतिरिक्त तो नहीं दिया जा रहा है जितना देना है, उसके अलावा उसमें छात्रों के उत्तरों को पुनर्दोहरान नहीं होना चाहिए उसका, पुनः बार बार रचना उसकी नहीं करना, छात्रों के उत्तरों को श्याम पट्ट पर लिखना, पुनर्बलन का अनुपयुक्त प्रयोग, इन सब चीजों को इसके अंदर देखा जाता है। ये पुनर्बलन के मुख्य घटक होते हैं। और पुनर्बलन एक शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है कि अगर आप इसके अंदर कुशलता आपको प्राप्त हो गई है तो आप विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। और शिक्षण कौशलों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कौशल है हमारा, जो कि बिना किसी अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री के वो कौशल होना जरूरी है, क्योंकि वो चीज हमारे सामने ही होती है और एक शिक्षक उसके द्वारा सतत उसका प्रयोग करता रहता है। तो श्यामपट्ट कौशल जिसको कि हम कहते हैं, वो एक प्रशिक्षणार्थी के अंदर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि श्यामपट्ट वो चीज होती है कि जो कि किसी भी विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के मुख्य बिंदुओं को एकदम से सरल बना सकती है, प्रभावी बना सकती है, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित कर सकती है ना। और इस श्यामपट्ट को एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इसको प्रयुक्त भी करता है। और इसीलिए इसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए ही डेविस ने श्यामपट्ट को शिक्षक का एक सच्चा मित्र कहा है। सामान्यतः इसके ऊपर प्रश्न बीएड के अंदर आता है कि श्यामपट्ट शिक्षक का एक सच्चा मित्र होता है। कथन की उपयोगिता या कथन के महत्व को दर्शाइए, कथन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, उदाहरण बताइए किसी भी तरह का। तो ये प्रश्न सामान्य रूप से आता ही आता है, लगभग लगभग, है ना। तो ये डेविस ने इसको कहा है कि श्यामपट्ट जो होता है वो शिक्षक का एक बहुत अच्छा मित्र होता है। अब क्यों कहा ये शिक्षक का अच्छा मित्र? क्योंकि अगर एक शिक्षक के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, उसके पास में कोई दृश्य श्रव्य सामग्री उसके पास में नहीं है, लेकिन अगर उस पर उसके पास में विषय वस्तु की गहराई है, वो विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, उसके प्रकरण की एक एक चीज उसकी समझ में आई हुई है, तो वो श्यामपट्ट की सहायता से विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से उनको समझा सकता है, तो इसी चीज को स्पष्ट कर सकता है। तो श्यामपट्ट जो होता है वो विषय वस्तु को स्पष्ट करने का एक सशक्त माध्यम शिक्षक के लिए होता है, और इसीलिए श्यामपट्ट कौशल में उसका कुशल होना बहुत जरूरी होता है। अब श्यामपट्ट की उपयोगिता की बात करते हैं कि श्यामपट्ट उपयोगी क्यों होता है क्लास के अंदर। तो एक तो कक्षा के सफल संचालन के लिए ब्लैक बोर्ड काम होता है, दूसरा होता है कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए होता है। एक दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके ऊपर कोई भी चित्र, मॉडल वगैरह, सारणी कुछ भी बना करके किसी भी चीज को, सवालों को स्पष्ट करने के लिए, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए, संधियों को समझाने के लिए, समासों को समझाने के लिए, है ना, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह, व्याकरणिक ज्ञान देने के लिए, कहने का मतलब। तो इस प्रकार की चीजों को करने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए सामान्य रूप से श्यामपट्ट का प्रयोग होता है ना। तो ये श्यामपट्ट का प्रयोग तो दृश्य साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। छात्रों में सक्रियता बढ़ाने के लिए कई बार छात्रों को श्यामपट्ट पर बुला करके काम करवाया जाता है, छात्रों की सक्रियता बढ़ती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, है ना, समय और श्रम को बचाने के लिए, कि संक्षिप्तता में हम विस्तार दे सकते हैं उसके अंदर, तो उसको समझाने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा विषय वस्तु का उचित प्रस्तुतिकरण इसके माध्यम से किया जा सकता है। फिर अगर कोई ऐसी तथ्यात्मक चीजें हैं या कोई आंकड़े हैं तो उन चीजों को हम श्याम पट्टी के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। उनको मूल्यांकन के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। पुनरावृत्ति कार्य के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों का ज्ञान दृढ़ करने के लिए हमने कोई चीज समझाई और उसी ज्ञान को दृढ़ता देने के लिए हम श्याम पट्टी का उपयोग करते हुए बच्चों से उस पर काम करवा करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम पट्टी का बहुत उपयोग है क्लास के अंदर, और बिना श्याम पट्टी के क्लास होती ही नहीं है ना। तो इसलिए श्याम पट्टी को शिक्षक का एक सच्चा मित्र माना गया है। अब इसके जब घटकों की बात करें तो श्याम पट्टी के जो घटक हैं उनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले, एक तो आ जाता है लेखन की स्पष्टता, दूसरा आ जाता है श्याम पट्टी की स्वच्छता, और तीसरा आ जाता है श्याम पट्टी की उपयुक्तता उसकी, है ना। अब जब हम स्पष्टता की बात करते हैं कि श्याम पट्टी की स्पष्टता, लेखन की स्पष्टता, तो लेखन की स्पष्टता के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए उसके अंदर, तो इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि जब एक शिक्षक के द्वारा श्याम पट्टी पर लेखन कार्य किया जा रहा है तो लेखन कार्य करते समय में अक्षरों की दूरी बिल्कुल समान हो। एक यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा बिल्कुल चिपका करके लिख दिया, इस प्रकार से नहीं। अक्षरों की दूरी बिल्कुल समान हो, एक प्रकार से हो। अक्षरों के आकार पर ध्यान देना, एक जैसे अक्षर बने, छोटा बड़ा, कई लिखते हैं ना छात्र, एक इतना सा छोटा सा इतना बड़ा लिख दिया, शुरुआत में बड़े लिखे फिर पीछे जाते तो बिल्कुल छोटे हो गए अक्षर, तो वो नहीं है ना। तो अक्षरों का आकार एक जैसा, जहां से शुरुआत जिस आकार से की वैसे ही आकार अंत तक है उसका, तो एक जैसे अक्षरों के आकार हो उसका अंदर। अक्षरों का झुकाव एक तरफ है तो एक ही साइड में हो उसका झुकाव, इधर उधर भटकते हुआ ना हो उसका झुकाव, यानी कि अक्षरों की मात्राएं कहाँ लगानी, कैसे लगानी है, वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगाई जाए ताकि पता चले कि कैसे लगाया जा रहा है। फिर बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों के लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वो अक्षर स्पष्ट नजर आना चाहिए। शब्द और वाक्य बिल्कुल सीधी पंक्ति में हो। पंक्तियां कई बार ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती है ना श्याम पट्टी पर लिखते समय में, तो पंक्तियां एकदम से सीधी हो, स्पष्ट हो, तो लेखन में ये स्पष्टता, तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। फिर आता है 2 पंक्तियों के बीच में समान अंतर। अब क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप श्याम पट्टी के ऊपर मान लीजिए कि 6-7 लाइनें लिख रहे हैं, तो वो 6-7 ही पंक्तियों के बीच में बिल्कुल समान अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पंक्तियां तो बिल्कुल दूर दूर लिख दी, फिर नीचे जगह कम बची तो नीचे आपने बिल्कुल सटा सटा करके बिल्कुल चिपका चिपका करके उसको लिख दिया, ऐसा नहीं। अंतर को ध्यान में रखते हुए, एक जैसा अंतर, समान अंतर रखते हुए उन पंक्तियों को लिखना पूरी तरह से, और अक्षरों का आकार इतना बड़ा रखना चाहिए कि पीछे तक के विद्यार्थियों को भी स्पष्ट रूप से उसको दिख सके, वो उनको देख सकें, इसका ध्यान रखना। और अगर हिंदी लिखी जा रही है तो हिंदी के ऊपर शिरोरेखा व्यवस्थित तरीके से हो, ऊपर लगने वाली मात्राएं, नीचे लगने वाली मात्राएं पूरी तरह से हो, स्पष्ट हो, दिखने वाली हो। चाहे बिंदु भी लगा रहे हैं तो बिंदु भी स्पष्ट नजर आना चाहिए। इस प्रकार से इन सब चीजों का ध्यान रखना, ये लेखन की स्पष्टता के अंदर आता है। श्याम पट्टी की, श्याम पट्टी की जब स्वच्छता की हम बात करते हैं तो स्वच्छता के अंदर जो आता है, तो शब्द समूह और वाक्य समूह जो होते हैं वो श्याम पट्टी के आधार के समानांतर, यानी कि एक जो ये मान लीजिए कि ये श्याम पट्टी है, तो श्याम पट्टी का जो आधार है इसके समानांतर आपके शब्द समूह वाक्य समूह बराबर सीधे 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 जो है वो चलने चाहिए इसका, है ना। तो ये एक उसके आधार को ध्यान में रखना। फिर मुख्य बिंदु और जो दूसरे सामान्य बिंदु हैं उनके अक्षरों में थोड़ा सा अंतर रखना। प्रकरण हम लिख रहे हैं, प्रकरण रंगीन चौक से भी लिखा जा सकता है। अगर रंगीन चौक से लिखते हैं तो उसको हाईलाइट करने के लिए नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रंगीन चौक से ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर आप सिंपल व्हाइट चौक से लिख रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन करने का इसलिए कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वो एकदम हाईलाइट हो जाता है कि आज पर्टिकुलर इस विषय के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। और उस विषय के अंदर भी जब हम पर्टिकुलर कोई चीजें लिख रहे हैं, जैसे कि किसी चीज की परिभाषा बता रहे हैं, तो परिभाषा को आपने कुछ बड़े अक्षरों में लिखा, उसको अंडरलाइन किया आपने, कुछ उनको हिट दिया आपने, फिर आपने उसे छोटे अक्षरों को लिखते हुए पूरी परिभाषा आपने किसी राइटर की आपने लिखी, तो वो क्या होता है, एक मुख्य बिंदु और जो सामान्य बात होती है उसके अंदर थोड़ा सा अंतर होना चाहिए अक्षरों की बनावट में, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। फिर एक साथ बहुत ज्यादा श्याम पट्टी पर लिखने का प्रयास नहीं करना। जितना श्याम पट्टी का आकार है, जितना उसके अंदर विषय वस्तु आ सकती है, विषय सामग्री आ सकती है, उतना ही उसके अंदर लेखन काम करना। उससे ज्यादा ठूस ठूस करके उसके अंदर नहीं भरना उसके अंदर, इस चीज को ध्यान में रखना। अक्षर पूर्ण रूप से सही तरीके से लिखे जाए, पूरी बनावट के साथ में लिखे जाए, और श्याम पट्टी पूरी तरह से
साफ और स्वच्छ हो। ऐसा नहीं कि आधा बिगड़ा हुआ अक्षर को नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने कुछ ओवर राइटिंग कर दी है, इस तरह से वो चीज नहीं होनी चाहिए। श्याम पट्ट बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तो ये श्याम पट्ट की स्वच्छता को लेकर के कुछ घटक होते हैं जिसको कि ध्यान में रखना जरूरी होता है। और तीसरी बात आती है श्याम पट्ट की उपयोगिता की। तो श्याम पट्टे की उपयोगिता सामान्य रूप से हम इन चीजों को लिखने के लिए तो करते ही हैं। इसके अलावा रेखा चित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए, है ना, और इसके अलावा भी हम कोई छोटे मोटे किसी डायग्राम बनाने के लिए, किसी जानवरों के चित्र बनाने के लिए, इन चीजों का भी हम इसके अंदर प्रयोग तो करते हैं। जो लिखित अगर हमारे पास बहुत बड़ी सामग्री है तो उसको संक्षिप्त करने के लिए, प्रासंगिक को स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा सा लिखते हैं उसको, है ना। कथन जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे और रुचिकर बनाने चाहिए, बाकी छोटे छोटे हों, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से लिख भी सके, उसको पढ़ भी सके और उसको वो समझ भी सके। इसके बाद में प्रकरण को, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, जहां आवश्यकता है उस स्थान पर रंगीन चौक का उपयोग करना, सारणियां बनाना, ग्राफ बनाना, रेखा चित्र बनाना, कोई फॉर्मूले, सूत्र वगैरह देना, है ना। इन सब चीजों के लिए श्याम पट्ट पर आकार, उसका श्याम पट्ट के आकार के अनुसार उसका प्रयोग करते हुए बिल्कुल साफ और स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट तरीके से, स्वच्छ तरीके से इसका श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो श्याम पट्ट पर काम करते समय में हमको ध्यान रखनी आवश्यक होती है, एक शिक्षक को ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो श्याम पट्ट की, सबसे पहले तो श्याम पट्टे की व्यवस्था पर ध्यान देना कि श्याम पट्ट हमारा कैसा है, इसके ऊपर चौक चल भी रही है कि नहीं चल रही है, ये चल रही है तो किस प्रकार से चल रही है, श्याम पट्ट पूरी तरह से साफ है तो नहीं है, या पहले से कोई चीज लिखी हुई तो नहीं है। इन सब चीजों की जानकारी आपको पहले से उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। श्याम पट्ट हिल तो नहीं रहा है, दीवार के साथ ही पूरी तरह से लगा हुआ है, या कील लगा करके उसको लगाया गया है, इस प्रकार की उसकी व्यवस्था है, उसको देखना, उस पर ध्यान देना। फिर जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया जा रहा है उसके पहले श्याम पट्ट को पूरी तरह से साफ कर लेना, अगर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर तो उसको पूरी सफाई कर लेना, साफ सफाई करना। फिर अगर आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार चौक और डस्टर विद्यार्थी का अपने पास स्वयं का होना चाहिए। अगर प्रशिक्षणार्थी है तो स्कूल में नौकरी कर रहा है तो वो तो वहां तो उसको चौक डस्टर ऑटोमेटिक मिल ही जाता है सामान्यतया। लेकिन अगर वो प्रशिक्षणार्थी है तो अपना खुद का चौक और डस्टर उसका अपने साथ में पास में उसका होना चाहिए। फिर जब विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी या शिक्षक लेखन कार्य करता है तो लेखन कार्य करने के पश्चात में उसको एक साइड में खड़े हो जाना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी उस श्याम पट्ट को देख करके अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने उस कार्य को कर सकें। क्योंकि अगर वहीं खड़ा रह गया शिक्षक तो विद्यार्थियों को नजर नहीं आएगा, है ना। तो शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वो क्या करे कि लेखन कार्य पूर्ण होने पर वो एक साइड में जाके खड़ा हो जाए और विद्यार्थियों को लिखने का अवसर दे उसको। फिर अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई डायग्राम बनाया गया है, या कोई चीज बनाई गई है, या कोई सारणी बनाई गई है, या कोई ग्राफ बनाया गया है, ऐसी कोई चीज बनाई गई है तो उसको समझाने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए एक शिक्षक के पास में पॉइंटर का होना जरूरी है, संकेतक का होना जरूरी है, कि जिसके माध्यम से वो उसको समझा सके। अपने हाथों से लेकर के या केवल मुंह से बोल करके ना समझाए, इंगित करते हुए वो समझावे, तो पॉइंटर से उसको, पॉइंट से उसको इंगित करता हुआ उसको वो स्पष्ट करे, तो ये ज्यादा रहता है। फिर चौक के ऊपर इतना पर्याप्त दबाव डालते हुए लिखे कि अक्षर पूरी तरह से स्पष्ट आए उसके ऊपर। क्योंकि कई विद्यार्थी लिखते हैं तो उस समय में इस प्रकार से चौक को पकड़ के ब्लैक बोर्ड पे चलाते हैं कि जैसे कि श्याम पट्ट को चोट लग जाएगी, है ना। इतने धीरे धीरे चलाते हैं तो अक्षर स्पष्ट बनते ही नहीं, अक्षरों की बनावट स्पष्ट नहीं होती है। वो खुद ही अगर 2 कदम दूर आ जाए तो उस अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, तो पीछे का विद्यार्थी उसको कैसे पढ़ेगा। तो चौक के ऊपर इतना दबाव होना चाहिए कि अक्षर पूरी तरह से अपनी आकृति ग्रहण कर सके। तो चौक का दबाव को ध्यान में रखना। अच्छा, लिखते समय में इस चीज को ध्यान में रखना कि चौक की आवाज ना हो, टक 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 की आवाज नहीं हो, जब लिखते समय में चू 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 की आवाज जो आती है वो ना आए, चौक रगड़ ना खाए उसके ऊपर, इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप श्याम पट्ट कार्य को मिटाते हैं तो उस श्याम पट्ट कार्य को मिटाते समय में डस्ट अधिक से अधिक ना उड़े, इस चीज का ध्यान में रखना। एक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, उबड़ खाबड़ तरीके से बिल्कुल नहीं पहुंचना, उसको बिल्कुल ढंग से, व्यवस्थित तरीके से उसको सफाई करनी श्याम पट्ट की, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है श्याम पट्ट के कार्य के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि जब अगर आप श्याम पट्ट कार्य कर रहे हैं तो मात्रा से संबंधित शुद्धता, भाषा से संबंधित शुद्धता, वर्तनी से संबंधित शुद्धता, इन सब चीजों की शुद्धता बहुत जरूरी है। क्योंकि विद्यार्थी लेखन कार्य कर रहा है, भाषा का एक कौशल है लेखन कौशल, और अगर एक शिक्षक के द्वारा अगर गलतियां की जाती, मात्राओं के संबंधित, अनुस्वार संबंधित, चंद्र बिंदु संबंधित, वर्तनी संबंधित जो भी अशुद्धियां की जाती है तो विद्यार्थी उन अशुद्धियों को सीखता है।
तो इसलिए लेखन कार्य करते समय में उसके अंदर शुद्धता, विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो कहां पर आप इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे, कहां पर आप कोमा का प्रयोग कर रहे हैं, कहां पर आप अल्प विराम कर रहे हैं, कहां पर आप विराम कर रहे हैं, कहां पर आप आश्चर्य का चिन्ह लगा रहे हैं, विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। जितने भी चिन्ह यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लेखन कार्य करें। तो एक शिक्षक करता है तो विद्यार्थी उस चीज को ध्यान से सीखता है। तो इन चीजों को सीखना, और सबसे महत्वपूर्ण कि श्याम पट्ट का जितना आकार है उस आकार को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक का लेखन कार्य होना चाहिए। उसके अंदर बहुत ज्यादा ठूस ठूस करके भी ना भरें और इतना भी ना भरें कि केवल 1 से 2 लाइन में ही आपका सारा मैटर आप 1-2 लाइन में लिखो और पूरा श्याम पट्ट भर जाए। ऐसा इतने बड़े बड़े अक्षर भी ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी श्याम पट्ट कुशलता को अर्जित कर सकता है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे शिक्षण कौशल है जो कि इस कोर्स के अकॉर्डिंग ये शिक्षण कौशल हमारे कोर्स के अंदर आते हैं और हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं और आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं उन लोगों तक शेयर भी करें इसको, आप कमेंट करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको मेरा आगे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।